नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका जुडिशरी जंक्शन के इस चैनल में। संविधान की सीरीज चल रही थी जिसमें कि हम आर्टिकल 12 तक पढ़ चुके थे और आज हम पढ़ेंगे आर्टिकल 13। ठीक है, इसके पहले की वीडियो प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है, अगर आप चाहें तो जाकर के वो वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। संविधान का भाग 3 चल रहा था जिसमें कि हम मौलिक अधिकार पढ़ रहे थे, जिसमें कि आर्टिकल 12 तक हमने पढ़ लिया था। मौलिक अधिकार है आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक, जिसमें कि आज हम पढ़ेंगे आर्टिकल 13। ठीक है, आर्टिकल 13 क्या है? ये क्या कहता है? मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां। इसमें यही बताया गया है कि अगर कोई भी ऐसी विधि है जो मूल अधिकारों से मेल नहीं खाती, मतलब मूल अधिकारों को कहीं ना कहीं उल्लंघन कर रही है या फिर उनको वो कम कर रही है, तो ऐसी विधियों का प्रभाव क्या होगा उसकी बात की गई है आर्टिकल 13 में। और यहाँ पे कुछ सिद्धांत भी दिए गए हैं, तो 4 सिद्धांत हम पढ़ने वाले हैं जो कि आर्टिकल 13 में नहीं था। ठीक है, तो चलिए पहले हम देखते हैं, एक ओवरव्यू देखते हैं कि आर्टिकल 13 में बात किसकी की गई है, उसके बाद हम एक एक पॉइंट देखते चलेंगे। आर्टिकल 13 में 4 क्लॉज दिए हुए हैं। तो जो पहला क्लॉज है वो बात करता है संविधान पूर्व विधियां की, मतलब प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, मतलब इस संविधान जब ये लागू हुआ 1950 में, उसकी पहले जो विधियां थी उनका क्या प्रभाव होगा संविधान पर, उसकी बात की गई है क्लॉज 1 में। क्लॉज 2 में बात की गई है संविधानेतर विधियां, यानी कि पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, मतलब संविधान जब लागू हुआ उसके बाद जो विधियां बनी उनका क्या प्रभाव होगा संविधान पर, अगर वो किसी संविधान का किसी भाग का, मतलब भाग 3 में जो मौलिक अधिकार है उनका उल्लंघन करती हैं तो उनका क्या प्रभाव होगा, इसकी बात की गई क्लॉज 2 में। 3 में बात की गई है, इसमें दो समझ लीजिए, एक परिभाषा दिया हुआ है, विधि की परिभाषा और प्रवृत्ति विधि, ये दोनों क्या होते हैं इनकी बात की गई है क्लॉज 3 में। 4 में दिया गया है संविधान संशोधन के द्वारा बनाई गई विधियां। ठीक है, इसमें बात की गई है आर्टिकल 368 जो कि संविधान संशोधन से संबंधित है। इसको जो है कि 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1971 में इसको जोड़ा गया था, ये क्लॉज 4। ये क्या बात करता है ये हम आगे एक एक करके भी देखेंगे। ठीक है, पहला देख लेते हैं जो संविधान पूर्व विधियों की बात कर रहा था। तो इसमें क्या है, इसमें क्या है कि इस संविधान के प्रारंभ के ठीक पहले, मतलब जब ये संविधान हमारा लागू हुआ, जब ये प्रारंभ हुआ 26 जनवरी 1950 को, उसके पहले भारत के राज्य क्षेत्र में प्रवृत्त सभी विधि। अब प्रवृत्त विधि क्या है कि जो पहले जो है, जो पहले से चल रही थी। ठीक है, प्रवृत्त विधि की परिभाषा भी हम आगे जो तीसरा क्लॉज है उसमें देखने वाले हैं। तो इस संविधान के प्रारंभ के ठीक पहले भारत के राज्य में प्रवृत्त सभी विधियां उस मात्रा तक शून्य होंगी जिस तक वे इस भाग के उपबंधों से असंगत है। ठीक है, इसमें क्या बोल दिया गया कि अगर पहले की कोई भी विधि बना दी गई है, ठीक है, जो चल रही है, जो कि प्रवृत्त है, और जब संविधान ये लागू हो गया, अगर हो सकता है उसका कोई ऐसा प्रावधान हो जो संविधान के जो मौलिक अधिकार है उनसे वो असंगत है, तो उसमें क्या किया जाएगा, तो ऐसी विधियां जो होंगी वो उल्लंघन की मात्रा तक शून्य होंगी। ठीक है, उस मात्रा तक शून्य होंगी जिस मात्रा तक वे असंगत है, मतलब पूरा पार्ट यहाँ पे जो है कि खत्म नहीं किया जा रहा है, बस उतना ही जहां तक कि इस उपबंधों से असंगत है। तो इसमें से निकल के आएगा एक सिद्धांत, पृथक्करणीयता का सिद्धांत। ठीक है, अभी आगे हम उसको पढ़ने वाले हैं। तो पहला मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा, बस इतनी सी बात है कि संविधान के पहले की जो विधि बनी थी, जब संविधान लागू हुआ, अगर वो उसका उल्लंघन कर रही है तो जितना वो उल्लंघन करती हैं उस मात्रा तक वो शून्य हो जाएगी, बाकी जैसे की तैसी वो बनी रहेंगी। दूसरी क्या बात करता है, संविधानेतर विधियां, मतलब संविधान बनने के बाद जो विधि बनाई जा रही है उसकी बात है। तो इसमें क्या दिया, राज्य के ऊपर एक ड्यूटी इम्पोज कर दी गई कि राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो इस भाग द्वारा उस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को छीनती है। जो भाग 3 में मौलिक अधिकार हैं उनको उनको ऐसा छीने, ऐसा कोई भी विधि संसद नहीं बना सकती। ठीक है, ये राज्य संसद या राज्य विधानमंडल तो या न्यून करती है, मतलब कम करती है, और इस खंड के उल्लंघन में बनाई गई प्रत्येक विधि उल्लंघन की मात्रा तक शून्य होगी। वही बात इसमें भी की गई है कि अगर कोई भी विधि बाद में बनाई जा रही है तो जितनी मात्रा का वो उल्लंघन करती है उतनी मात्रा तक वो शून्य हो जाएगी। ठीक है, तीसरा क्लॉज जो मैंने बताया था कि ये परिभाषा बताता है, तो इसमें क्या बोला गया, इस अनुच्छेद में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो। इसका क्या अर्थ है कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित ना हो, मतलब यहाँ पे दो परिभाषा दे दी गई, एक तो विधि की, एक तो प्रवृत्त विधि की। अब जहां जहां भी संविधान में इस वर्ड का यूज किया गया होगा आप उसका अर्थ यही समझेंगे जो इस क्लॉज में दिया गया है।
अगर वहां पे कुछ और स्पेशली अगर वहां पे कुछ ऐसा लिखा हुआ है तभी आप उसका अदर मतलब निकालेंगे, नहीं तो अगर कहीं भी विधि लिखा हुआ है, कहीं भी प्रवृत्ति विधि लिखा हुआ है, उसका मतलब यही होगा जो यहाँ पे क्लॉज 3 में बताया गया है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अब दो जो इसमें डेफिनेशन दिया हुआ है वो देख लेते हैं। तो विधि, विधि में क्या होगा, विधि के अंतर्गत भारत के राज्य क्षेत्र में विधि का बल रखने वाला, मतलब विधि का जो बल रखते हैं वो अध्यादेश। अब अध्यादेश क्या होगा, अध्यादेश आप जानते हैं कि राष्ट्रपति या राज्यपाल को जब भी संसद के दोनों सदन या एक सदन सत्र में नहीं होता है, मतलब या तो दोनों ही नहीं हो या एक नहीं हो, तब राष्ट्रपति के पास ये पावर आ जाती है कि वो अध्यादेश जारी कर सकता है। और अध्यादेश का क्या प्रभाव होता है, वही प्रभाव होता है जो संसद द्वारा बनाई गई विधि का होता है। अब कोई भी एक सदन सत्र में ना हो या दोनों सदन सत्र में ना हो, तब क्यों राष्ट्रपति को पावर मिल जाती है, क्योंकि कोई भी विधि पारित करने के लिए दोनों संसद के दोनों सदनों की अनुमति आवश्यक है। ठीक है, तो अगर ऐसे में कोई एक भी सदन जो है अनुपस्थित होता है, कोई भी एक सदन नहीं होता है, तो कोई भी विधि बनाई ही नहीं जा सकती। और अभी कोई भी ऐसे आपातकालीन स्थिति आ गई जिसमें विधि बनाना इंपॉर्टेंट हो गया, तो राष्ट्रपति के पास ये पावर है कि वो अध्यादेश जारी कर सकता है, और इसका वही बल होगा जो संसद द्वारा बनाई गई विधि का होता है। तो ये भी क्या माना जाएगा, ये भी माना जाएगा विधि। ठीक है, कोई भी आदेश, कोई भी सरकार जो है कोई आदेश दे रही है तो उसको भी विधि मानेंगे। उपविधि, नियम, विनियम, ठीक है, नियम विनियम जो बनाती है सरकार उसको भी हम विधि के अंतर्गत मानेंगे। अधिसूचना, अधिसूचना आप क्या समझते हैं, जैसे कि आप देखते हैं कि कोई भी अगर नई लॉ बनी तो सरकार जो है उसको नोटिफाई करती है, एक जो राजपत्र होता है शासकीय राजपत्र, उसमें वो एक नोटिफिकेशन देती है कि हाँ हाँ ये चीज आई है। ठीक है, तो अधिसूचना वही हो गया, जैसे कोई भी वैकेंसी आती है तो हम देखते हैं ना कि नोटिफिकेशन में आया है ऑफिशियल गैजेट में, तो वही हो गया अधिसूचना। तो इसको भी एक विधि मानेंगे हम। रूढ़ि या प्रथा, रूढ़ि या प्रथा को भी हम विधि मानेंगे। ठीक है, रूढ़ि या प्रथा क्या होती है कि जो बहुत लंबे समय से चली आ रही हो, जिसने विधि का बल प्राप्त कर लिया हो। ठीक है, पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट ना हो, ये मोरालिटी के अगेंस्ट ना हो, ये कॉन्टिन्यूटी हो इसमें, तो ये सब चीजें देखते हैं हम रूढ़ि या प्रथा के लिए। ठीक है, तो विधि का मतलब मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। दूसरी बात करता है प्रवृत्त विधि। प्रवृत्त विधि के अंतर्गत भारत के राज्य क्षेत्र में किसी विधानमंडल या अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा इस संविधान के प्रारंभ से पहले पारित या बनाई गई विधि है। ठीक है, पहले जो चल रही थी, कोई भी विधानमंडल हो या फिर कोई भी ऐसा प्राधिकारी जो इस संविधान के लागू होने के पहले विधि बना रही थी, अगर उसने कोई विधि बनाई है, ठीक है, तो उसको बोलेंगे हम प्रवृत्त विधि, जो पहले ही निर्देशित नहीं कर दी गई है, जो पहले निर्देशित नहीं की गई थी, जो चल रही थी। ठीक है, चाहे ऐसी कोई विधि या उसका कोई भाग उस समय पूर्णतया या विशिष्ट क्षेत्रों में प्रवर्तन में नहीं है। ठीक है, चाहे वो जो विधि बनाएगी, चाहे वो पूरे देश में लागू था या किसी पार्ट में लागू था या किसी पार्ट में नहीं लागू था, इससे मतलब नहीं है। बस ये है कि संविधान के पहले वो विधि बनाई गई थी और वो चल रही थी। ठीक है, तो उसको हम मानेंगे प्रवृत्त विधि। तो यही बात देखिए आर्टिकल में एक बार 13 का क्लॉज 1 फिर से दिखा देती हूँ। इसमें यही था ना कि प्रारंभ से ठीक पहले भारत के राज्य क्षेत्र में प्रवृत्त सभी विधियां, प्रवृत्त विधि मतलब कि जो चल रही थी। ठीक है, ऐसा नहीं कि जो पहले ही निर्देशित कर दी गई थी उस विधि को प्रवृत्त विधि नहीं बोलेंगे। संविधान के प्रारंभ पे जो विधि चल रही थी पहले से, उसको हम बोलेंगे प्रवृत्त विधि। ठीक है, फोर्थ क्या बात की गई, इस अनुच्छेद की कोई भी बात अनुच्छेद 368 के अधीन किए गए इस संशोधन के संविधान को लागू नहीं होगी। इसमें क्या बता दिया गया कि जो हम अनुच्छेद 368 में संशोधन करते हैं वो तो यहाँ पे कहीं लिखा ही नहीं हुआ है। तो इसका क्या अर्थ हुआ, ये देखिए 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया था यहाँ पे, इस बात को आप ध्यान रखेंगे, मैंने ऊपर बता दिया है इसको। तो यहाँ पे क्या बोला गया कि जो अनुच्छेद 368 में जो संविधान में संशोधन किया जाता है उसकी यहाँ बात तो की नहीं गई है, तो मतलब वो विधि के अंतर्गत आती ही नहीं है। इसमें यही बात कर दी कि वो विधि के अंतर्गत नहीं आती, मतलब वो कोई भी विधि बना सकती है। ठीक है, यही बात इसमें की गई। लेकिन फिर केस आई एक, देखिए एक केस आई फिर मिनर्वा मिल्स वर्सेस भारत संघ 1980 का केस था ये। इसमें क्या बोला गया कि अनुच्छेद 368 में जो संशोधन किया जा रहा है वो भले ही विधि के अंतर्गत नहीं आती है, लेकिन फिर भी उसमें ऐसा कोई भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता, उसमें ऐसा कोई भी बदलाव नहीं किया जा सकता जो संविधान के आधारभूत ढांचे को ही बदल दे। ठीक है, यही बात इसमें की गई थी कि इस केस में कहा गया कि संविधान के आधारभूत ढांचे में परिवर्तन नहीं होगा, भले से वो विधि के अंतर्गत आए या ना आए, लेकिन फिर भी उसमें ऐसा कोई भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता संविधान संशोधन के द्वारा जो कि मौलिक अधिकारों को वायलेट करे। ठीक है, चलिए अभी ये तो मुझे लगता है कि आपको ये चारों क्लॉज समझ में आ गए होंगे। अब हम देखते हैं इसमें कुछ अनुच्छेद 13 के अंतर्गत जो है कुछ सिद्धांत इसमें नहीं था इसी आर्टिकल में, तो वो हम देखते हैं कि वो क्या है। ठीक है, तो चारों सिद्धांत पहले हम समझ लेते हैं।
एक पहला क्या है, न्यायिक पुनर्विलोकन का सिद्धांत, ठीक है, जुडिशियल रिव्यू। अब आप देखिए जुडिशियल रिव्यू भी देखिए संविधान में एक दिया हुआ है कि न्यायिक निर्णयों का जुडिशियल रिव्यू जो जो ठीक है, जो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट करता है किसी न्यायिक निर्णय अगर कोई सही नहीं है तो उसका वो पुनर्विलोकन करता है कि क्या ये निर्णय सही है। तो वो पुनर्विलोकन यहाँ पर नहीं है, ठीक है। यहाँ पर क्या पुनर्विलोकन है, यहाँ पर ये है कि जो न्यायपालिका है, देखिए न्यायपालिका को स्वतंत्रता है, तो वो कोई भी विधायी का कानून बना रही है या कोई कार्यपालिका है वो कोई आदेश दे रही है, कोई नियम बना रही है, तो वो सही है कि नहीं है, इसका जांच करने का काम कौन करता है, वो न्यायपालिका करती है, ठीक है। तो उसकी बात यहाँ पे की गई है कि अगर कोई भी संसद या विधानमंडल कोई भी विधि बनाती है तो उसको न्यायिक पुनर्विलोकन, उसका न्यायिक पुनर्विलोकन कर सकती है, मतलब उसकी समीक्षा कर सकती है न्यायपालिका। तो पहला सिद्धांत यही है, ये आर्टिकल 13 में नहीं था, ठीक है। दूसरा सिद्धांत क्या है, आच्छादन का सिद्धांत, इसको ग्रहण का सिद्धांत भी कहते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स। ये क्या है, जैसे देखिए कि ग्रहण लग जाता है तो क्या होता है। अब ग्रहण का मतलब आप ये समझ सकते हैं, जैसे कि नॉर्मली ग्रहण क्या होता है कि जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक लाइन में आ जाते हैं तो ग्रहण लगता है। अब सूर्य ग्रहण कैसे लगता है, आप सोचिए कि जब क्या होता है कि जब चंद्रमा जो है वो सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाती है तो वो सूर्य को ढक लेती है, तो क्या होता है कि पृथ्वी पर प्रकाश नहीं आ पाता, जिससे कि दिन में भी पूरा अंधेरा छा जाता है। अब इसका ये अर्थ तो नहीं है ना कि सूर्य ही खत्म हो गया, ठीक है, सूर्य तो अपनी जगह पे स्थिर है, बस बीच में एक ग्रहण लग गया, ठीक है, जिसकी वजह से वो अपना प्रकाश नहीं दे पा रहा है। सेम यही बात की गई है विधियों की भी, कि अगर कोई भी ऐसी विधि है जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है, ठीक है, तो वो क्या होती है कि वो शून्य तो हो जाती है, मतलब शून्य क्या होती है, वो शून्य भी नहीं होती, बस वो निष्क्रिय हो जाती है। तो अगर जो है कि संविधान में संशोधन कर दिया जाए जिससे उस पार्ट में जो गलतियां थी वो सुधर जाएं, तो क्या होगा कि वो फिर से पुनर्जीवित हो जाएंगी। तो इसको बोलते हैं आच्छादन का सिद्धांत या ग्रहण का सिद्धांत। तीसरा है पृथक्करणीयता का सिद्धांत, जैसे मैंने ऊपर ही बताया था। जैसे देखिए अगर कोई भी ऐसी विधि बनती है या पहले से कोई ऐसी विधि बन के चली आ रही है, ठीक है, और वो संविधान के किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन करती है, ठीक है, मान लीजिए कोई पार्ट करता है, तो अगर मान लीजिए उसका कोई एक भाग कर रहा है संविधान के अधिकारों का उल्लंघन, तो क्या पूरे अधिनियम को ही अवैध घोषित कर देना ठीक है, तो ये कहीं से भी ठीक नहीं है। तो इसलिए क्या कर सकते हैं आप कि आप उसको पृथक करिए, जो चीजें अवैध मतलब जो चीजें अमान्य कर रही है संविधान के मौलिक अधिकारों को, आप उनको असंवैधानिक घोषित कर दीजिए और जो ठीक है उनको ज्यों की त्यों बनी रहने दीजिए। तो यहाँ से आप निकल के आता है पृथक्करणीयता का सिद्धांत, ठीक है। फोर्थ क्या है, अभित्याग का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर। ये क्या है, इसमें ये बताया गया है कि क्या कोई व्यक्ति अपने मौलिक अधिकारों का त्याग कर सकता है, कि वो चाहे कि नहीं मैं अपने मौलिक अधिकारों को छोड़ रहा हूँ, तो क्या ऐसा कोई व्यक्ति कर सकता है, इसमें ये बात बताई गई है, ठीक है। तो आगे हम एक एक करके सब देखने वाले हैं डिटेल में, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं अभी एक एक करके सब। पहला सिद्धांत है न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत, जिसको न्यायिक समीक्षा भी कहते हैं, ठीक है, जुडिशियल रिव्यू। अब मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये वाला वो जुडिशियल रिव्यू नहीं है जो न्यायिक निर्णयों का किया जाता है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। ये न्यायिक पुनरावलोकन है जो कि आर्टिकल 13 में निहित है, जो ये बताता है कि अगर राज्य विधानमंडल या संसद कोई भी ऐसी विधि बनाती है या कार्यपालिका कोई ऐसे आदेश लागू करती है, कोई नियम विनियम बनाती है, तो न्यायपालिका के पास ये स्वतंत्रता है, न्यायपालिका उसकी जांच करेगी कि क्या ये नियम सही है या नहीं सही है, और अगर सही नहीं है तो वो उसको शून्य घोषित कर सकती है, ठीक है। तो इसका मतलब आप समझिए न्यायिक पुनरावलोकन का क्या अर्थ है। न्यायिक समीक्षा विधायी अधिनियमों तथा कार्यपालिकी आदेशों की संवैधानिकता की जांच की न्यायपालिका की शक्ति है, मतलब न्यायपालिका की शक्ति है ये। एक तो विधायी अधिनियमों की जांच, मतलब विधानमंडल या संसद जो कोई विधि बनाती है उसकी बात, और कार्यपालिकी आदेश, अगर कार्यपालिका कोई ऐसा नियम बनाता है, ठीक है, सरकार का कोई ऐसा निर्णय है जो संविधान के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है, तो उसको भी ये शून्य कर सकती है। तो न्यायपालिका के पास ये दोनों ही शक्ति है कि वो चाहे वो विधायी अधिनियम हो या कोई कार्यपालिका आदेश हो, वो दोनों की संवैधानिकता की जांच कर सकती है जो केंद्र और राज्य सरकारों पर लागू होती है, ठीक है। यदि न्यायिक समीक्षा के परीक्षणोपरांत पाया जाता है कि उनसे संविधान का उल्लंघन हो रहा है तो उन्हें अवैध, असंवैधानिक तथा अमान्य घोषित किया जा सकता है और सरकार उन्हें लागू नहीं कर सकती, ठीक है। तो इतनी शक्ति है हमारे न्यायपालिका के पास कि वो कोई भी ऐसा अधिनियम जो बन रहा है जो मौलिक अधिकार को उल्लंघन कर रहा है उनको शून्य घोषित कर सकती है, ठीक है। प्रोफेसर कार्बिन एक विधिवेत्ता है, इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने बोला है न्यायिक पुनर्विलोकन का क्या अर्थ होता है। इन्होंने बताया कि न्यायिक समीक्षा की शक्ति न्यायालय की वह शक्ति है जिसके अंतर्गत न्यायालय विधायिका द्वारा बनाई गई विधि की संवैधानिकता की जांच करता है, और यदि वो संविधान के विपरीत हैं तो उन्हें असंवैधानिक घोषित कर सकता है। सेम वही बात यहाँ भी की गई है, ठीक है।
फिर क्या है, विधि चाहे संविधान के अंतर्गत बनाई जाए या किसी साधारण अधिनियम के अंतर्गत, यदि वे संविधान के विपरीत हैं तो न्यायालय उन्हें असंवैधानिक घोषित कर सकता है। ठीक है, इसमें ये बात की गई अगर कोई संविधान के अंतर्गत बनाई जा रही है या फिर किसी भी विधि के अंतर्गत बनाई जा रही है, अगर वो संविधान के विपरीत है तो उनको असंवैधानिक घोषित कर सकता है न्यायालय। ठीक है, अब न्यायिक समीक्षा का सिद्धांत कहाँ से आया, तो इसकी सिद्धांत भारत में नहीं हुई, ये सिद्धांत पहले आया अमेरिका में। ठीक है, 1803 में एक केस आई मार्बरी बनाम मेडिसन, इस केस से ही अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय ने यहाँ पर जो है निर्णय दिया था, वहीं से ये सिद्धांत जो है अस्तित्व में आया। ठीक है, तो क्या है कि न्यायिक समीक्षा के सिद्धांत की उत्पत्ति एवं विकास अमेरिका में हुआ। इसका प्रतिपादन पहली बार मार्बरी बनाम मेडिसन 1803 के जटिल मुद्दों में हुआ। जॉन मार्शल इसमें न्यायाधीश थे। ठीक है, तो केस हम देख लेते हैं, मार्बरी बनाम मेडिसन 1803 का केस है, जस्टिस जॉन मार्शल। ठीक है, ये याद करने वाली बात है, आप इसको याद कर सकते हैं। उस केस में क्या बोला गया कि संविधान देश की सर्वोच्च विधि है, इसमें परिवर्तन एक विशेष प्रक्रिया के तहत किया जा सकता है। ठीक है, संविधान जो है वो सर्वोच्च विधि है, तो उसमें प्रक्रिया, इसमें जो है ऐसे कोई भी संशोधन नहीं किया जा सकता, उसमें ऐसे कोई बदलाव नहीं किया जा सकता, उसके लिए एक विशेष प्रक्रिया की आवश्यकता होती है। ठीक है, और इस सिद्धांत का परिणाम यह है कि जो विधि विधायिका द्वारा बनाई गई है और यदि वो संविधान के उल्लंघन में है तो इन्हें अवैध घोषित किया जा सकता है, और यह निस्संदेह यह शक्ति न्यायालय के पास है। ठीक है, अब भारत में न्यायिक समीक्षा की क्या स्थिति है वो देखते हैं। ठीक है, भारत में संविधान स्वयं न्यायपालिका को न्यायिक समीक्षा की शक्ति देता है। अब संविधान में ऐसा कोई एक आर्टिकल ऐसा प्रिस्क्राइब नहीं किया गया है, ठीक है, कि हाँ न्यायिक समीक्षा है, लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं आर्टिकल 13, तो आर्टिकल 13 में खुद ही ये बात नहीं थे। और आर्टिकल 32 वो भी ये बताता है कि अगर किसी के मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है तो वो सीधा सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकता है। तो ये भी कहीं ना कहीं से इसमें भी न्यायिक समीक्षा की शक्ति नहीं थे। ठीक है, तो देखते हैं भारत में संविधान स्वयं न्यायपालिका को न्यायिक समीक्षा की शक्ति देता है, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को। ठीक, साथ ही सर्वोच्च न्यायालय ने घोषित कर रखा है, सर्वोच्च न्यायालय ने घोषित भी कर रखा है, अभी आगे हम केस देखेंगे। ठीक है, घोषित कर रखा है कि न्यायिक समीक्षा की न्यायपालिका की शक्ति संविधान की मूलभूत विशेषता है। ठीक है, जो न्यायिक समीक्षा की शक्ति है वो न्यायालय की मूलभूत विशेषता है, आधारभूत ढांचा है, उसको आप संविधान संशोधन के द्वारा भी समाप्त नहीं कर सकते। तथापि संविधान में एक मूल ढांचे का एक तत्व है, इसलिए न्यायिक समीक्षा की शक्ति में संविधान संशोधन के द्वारा भी कोई कटौती नहीं की जा सकती और न ही इसे हटाया जा सकता है। ठीक है, अब कुछ केसेस देखते हैं न्यायिक समीक्षा से संबंधित है। पहला है ए के गोपालन वर्सेस मद्रास राज्य, 1950 का केस है ये। इसमें सीजीआई कौन थे, हीरालाल जे कानिया। ठीक है, बोला गया संविधान निर्माता को केवल चेतावनी के रूप में न्यायिक समीक्षा को अनुच्छेद 13 में रखा गया है, अन्यथा इसकी अनुपस्थिति में भी यह अधिकार न्यायालय को सहज रूप से प्राप्त है। ठीक है, इसमें क्या बोला गया कि अनुच्छेद 13 में ये बात इसलिए रख दी गई ताकि कोई विवाद ना फैले। ठीक है, बस वो संविधान जो निर्माता है उन्होंने चेतावनी के रूप में इसको यहाँ पर रख दिया, लेकिन अगर ये नहीं भी होता फिर भी न्यायपालिका के पास ये शक्ति थी। केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य 1973, इस केस में क्या बोला गया कि न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत न्यायालय क्या जांच करता है। ठीक है, वो प्रक्रिया कैसे करता है ये देखते हैं। ये पहला कि न्यायालय जांच करता है कि विधि बनाने में उस विधायी प्रक्रिया को पूरा किया गया है या नहीं। ठीक है, जो विधायी प्रक्रिया होता है उसको कंप्लीट किया गया है कि नहीं किया गया, और अगर पूरा किया गया है तो वो संविधान का उल्लंघन तो नहीं करता, और अगर उल्लंघन करता है तो वो उसको शून्य घोषित कर देगा। मैंने आपको ऊपर बताया कि जो है कि ये मूल ढांचा है कि नहीं न्यायिक समीक्षा, तो इसमें केस आई मिनर्वा मिल्स वर्सेस भारत संघ 1980 का केस है ये। इसमें बोला गया कि न्यायिक समीक्षा संविधान का मूलभूत ढांचा है, इसी अनुच्छेद 368 जो कि संवैधानिक संशोधन से संबंधित है के अधीन संवैधानिक संशोधन के द्वारा भी समाप्त नहीं किया जा सकता। ठीक है, दूसरा एक केस है एल चंद्र कुमार वर्सेस भारत संघ 1997। इसमें क्या बोला गया, इस केस में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को अनुच्छेद 32 जो कि उच्चतम न्यायालय के लिए है कि कोई भी व्यक्ति अगर जिसका मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है वो सीधा सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है, और अनुच्छेद 226 ये उच्च न्यायालय को प्राप्त है। वही सेम बात है, अगर मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है तो वो हाई कोर्ट में जा सकता है। के अधीन दी गई न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति संविधान का आधारभूत ढांचा है, और इसी अनुच्छेद 368 के अधीन संवैधानिक संशोधन के द्वारा भी समाप्त नहीं किया जा सकता है। ठीक है, वही जो बात मिनर्वा मिल्स के केस में की गई वही बात एल चंद्र के कुमार केस में भी की गई। देखिए यहाँ पे आपको दो बातें ध्यान रखने योग्य हैं। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे आपको दो केस बनाया कि मिनर्वा मिल्स वर्सेस भारत संघ और एल चंद्र कुमार वर्सेस भारत संघ 1997। ठीक है, अगर कभी ऑब्जेक्टिव में कभी एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन आ रहा है कि न्यायिक समीक्षा जो है वो संविधान का मूलभूत ढांचा है, ये बात किस केस में कही गई, तो आप अगर देखेंगे वहां पे मिनर्वा मिल्स का भी केस है और एल चंद्र कुमार का भी केस है, तो आप हमेशा एल चंद्र कुमार का केस वहां पे लगाएंगे। ठीक है, और अगर ये दिया ही नहीं है, सिर्फ मिनर्वा मिल्स दिया तो आप मिनर्वा मिल्स लगाएंगे, लेकिन अगर वहां पे बोथ ए एंड बी दोनों दिया है तो दोनों लगाएंगे। ठीक है, ये बात आप याद रख लीजिए।
एक केस और है, पश्चिम बंगाल राज्य वर्सेज पश्चिम बंगाल प्रोटेक्शन ऑफ डेमोक्रेटिक राइट समिति 2010 का केस है ये। इसमें क्या बोला, उच्चतम न्यायालय ने कहा कि न्यायिक पुनर्विलोकन संविधान का आधारभूत ढांचा है, ठीक है, और उसे संसद द्वारा पारित किसी अधिनियम द्वारा समाप्त या कम नहीं किया जा सकता। संविधान के द्वारा संसद द्वारा अवलोपित कोई भी निर्बंधन न्यायिक पुनर्विलोकन पर नहीं लगाया सकता। मतलब संविधान के द्वारा या संसद द्वारा कोई इस पर निर्बंधन भी लगाया जा सकता, कोई प्रतिबंध भी नहीं लगाया जा सकता न्यायिक पुनर्विलोकन पर, ठीक है। तो सब केस लगभग एक ही बात कह रहे हैं, तो आपको बस यही याद रख लेना है कि जो न्यायिक समीक्षा है वो आधारभूत ढांचा है, इसमें संविधान संशोधन के द्वारा भी कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन बनाम भारत संघ 2015 का केस है। इसमें क्या किया गया कि वर्ष 2015 में सर्वोच्च न्यायालय ने 99 संविधान संशोधन 2014 तथा राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग एनजेएसी अधिनियम दोनों को असंवैधानिक करार दिया, ठीक है। अब एनजेएसी क्या था कि नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, इसमें जो क्या है कि 99 संविधान संशोधन द्वारा ये लाया गया था। इसमें क्या था कि न्यायाधीशों की नियुक्ति की बात की गई थी, ठीक है। देखिए एनजेएसी जो था उसको और 99 जो संविधान था, 99 संविधान संशोधन जो था, उन दोनों को असंवैधानिक क्यों किया गया, क्योंकि जो एनजेएसी है वो 99 संविधान संशोधन द्वारा ही लाया गया था। और उसमें क्या था कि जो उच्चतम न्यायालय है और उच्च न्यायालय है उनके न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे होगी, उनका स्थानांतरण कैसे होगा, उस प्रक्रिया में बदलाव किया गया इस संविधान संशोधन के द्वारा। तो इसमें क्या किया गया कि इसमें ये बोला गया कि एनजेएसी के जो गठन होगा वो 6 सदस्य से मिलकर बनेगा। उसमें एक जो होंगे वो मुख्य न्यायाधीश होंगे सुप्रीम कोर्ट के, 2 उसमें सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश होंगे, और उसमें एक कानून मंत्री होगा, और 2 उसमें गणमान्य व्यक्ति होंगे, जिसमें कि एक बोला गया कि जो 2 गणमान्य व्यक्ति होंगे वो पीएम, सीजेआई और विपक्ष के नेता द्वारा वो नियुक्त किए जाएंगे। अब इसमें क्या बात हुई कि एक तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता की बात करता है हमारा संविधान, अनुच्छेद जो 50 है वो ये बात करता है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग रहना चाहिए। अब एनजेएसी में एक कानून मंत्री की नियुक्ति कर दी गई, ठीक है। तो ये क्या होता है कि इससे न्यायपालिका की स्वतंत्रता प्रभावित हो गई, क्योंकि अब तो चीजें जो है वो कार्यपालिका करने लगी। और जो गणमान्य व्यक्ति थे उनकी नियुक्ति भी कौन कर रहा है, पीएम कर रहे हैं, विरोधी पक्षकार कर रहे हैं, सीजेआई कर रहे हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं एक पारदर्शिता में कमी आ रही थी। तो इसीलिए इसी को ध्यान में रखते हुए जो है ये जो नियुक्ति आयोग थी एनजेएसी और 99 संविधान संशोधन 2014 इसको जो है समाप्त किया गया। इसको मैं आपको अच्छे से समझा दूंगी किसी लेक्चर में, अभी के लिए आप बस इतना जानिए कि इसमें क्या था, ठीक है। इसीलिए इन दोनों को ही यहाँ पे असंवैधानिक करार दिया गया था। ये एक एग्जाम्पल है जो मैंने बताया, उसका एक आप एग्जाम्पल समझ सकते हैं न्यायिक समीक्षा का। अब दूसरा सिद्धांत आता है आच्छादन का सिद्धांत या ग्रहण का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स। मैंने ऊपर ही बताया कि जैसा कि क्या होता है, जैसे ग्रहण लगता है कि पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाती है, तो सूर्य ढक जाता है और उसका प्रकाश जो है पृथ्वी पर नहीं आ पाता, पृथ्वी पर पूरा अंधेरा छा जाता है। तो क्या होता है कि सूर्य तो अपनी जगह पे ही स्थिर है, ऐसा तो है नहीं कि सूर्य खत्म हो गया, ठीक है, वो अपनी स्थिर है अपनी जगह पे, लेकिन कुछ ऐसे चीज आ गई जिसने उसको रोक दिया, ठीक है। ऐसी ही बात विधियों में भी है, ठीक। अगर कोई भी ऐसी विधि बन रही है जो कि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर रही है, तो वो क्या है कि वो खत्म नहीं हो जाती, वो बस ऐसे निष्क्रिय पड़ी रहती है, ठीक है, सुसुप्तावस्था में। लेकिन अगर वो प्रावधान जिनसे वो उल्लंघन कर रहा था, अगर वो में उसमें कुछ परिवर्तन हो जाए, कुछ बदलाव हो जाए, जिससे वो विधि सही हो जाए, तो वो फिर से पुनर्जीवित हो जाती है, ठीक है। यही बात इसमें की गई है डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स में। ये सिद्धांत कहता है कि जो विधियां संविधान लागू होने की पूर्व अस्तित्व में थी और वैध थी, ठीक है, पहली बात कि वो संविधान के लागू होने की थी, ठीक है, संविधान लागू होने के बाद शून्य हो गई, वे पूरी तरह से समाप्त नहीं होती बल्कि सुसुप्तावस्था में पड़ी रहती हैं, अर्थात अप्रवर्तनीय हो जाती हैं। परंतु जब भी संविधान का समाप्त होगा जिसके कारण वह अप्रवर्तनीय हो गई थी, वह विधियां पुनः प्रवर्तन में आ जाएंगी, ठीक है। चलिए अब इसके रिगार्डिंग कुछ केस देखते हैं। केस है भीकाजी वर्सेज मध्य प्रदेश राज्य 1955, ठीक है। यह मामला 1955 का एक संवैधानिक मामला था। इस मामले में ग्रहण के सिद्धांत की अवधारणा सामने आई। इसी सिद्धांत से, इसी केस से और वो जो है आच्छादन का सिद्धांत आया, ठीक है। और मौलिक अधिकारों से जुड़े पूर्व संवैधानिक कानूनों की व्याख्या की गई। फैक्ट क्या था इस केस का, इसमें क्या हुआ था कि जो ट्रांसपोर्ट सर्विसेज और प्रोविंशियल ट्रांसपोर्ट कंपनी लिमिटेड है, उन्होंने मध्य प्रदेश में जो परिवहन व्यवसाय है उस पर सरकार के नियंत्रण को चुनौती दी थी। इसमें कि सरकार नियंत्रित कर रहा था उसको, ठीक है। इसका तथ्य क्या था कि 1947 में एक बिरार मोटर वाहन अधिनियम संशोधन अधिनियम पारित हुआ था, ठीक है, जिसमें नियम क्या था कि जो मोटर गाड़ियों के व्यवसाय से संबंधित कार्य है वो केवल सरकार करेगी, वो प्राइवेट व्यक्ति नहीं कर सकता।
तो ये क्या बात हुई कि 1950 तक यह अधिनियम वैध रहा था, क्योंकि मतलब सरकार निर्बंध लगा सकती है, जो प्राइवेट व्यक्ति जो है कोई भी व्यापार नहीं कर सकता परिवहन संबंधित, इसलिए ये अधिनियम वैध रहा। लेकिन जब 1950 में संविधान लागू हुआ तो अनुच्छेद 19(1)(g) जिसमें है कि व्यापार की स्वतंत्रता, व्यवसाय की स्वतंत्रता, तो इसके तहत क्या हो गया, यह अधिनियम शून्य हो गया, क्योंकि कोई भी व्यक्ति व्यापार कर सकता है, तो इसके कारण ये अधिनियम शून्य हो गया ना, जो सिर्फ सरकार को पावर दे रहा था। और यहाँ पे जो कंपनियां थी उन्होंने क्या तर्क दिया कि जो विरार मोटर वाहन अधिनियम है 1943 के प्रावधान जो है मध्य प्रदेश में परिवहन व्यवसाय पर सरकार के नियंत्रण को बढ़ाते हैं, और यह अधिनियम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(g) के तहत प्रदान किए गए मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। ठीक है, तो जैसे ही वो लागू हुआ, इन्होंने ऐसा वो किया, उन्होंने ऐसा चुनौती दी उसको, तो वो अधिनियम क्या हो गया, वो शून्य हो गया। ठीक है, लेकिन 1951 में क्या हुआ कि संविधान संशोधन हुआ। प्रथम संविधान संशोधन हुआ 1951 में, और अनुच्छेद 19(6) जोड़ा गया, जो कि रेस्ट्रिक्शन लगाता था व्यवसाय पर। इसमें क्या बोला गया कि जिसमें यह नियम था कि साधारण जनता के हित में किसी वृत्ति, उपजीविका, व्यापार या कारोबार पर युक्त निर्बंधन लगाया जा सकता है। अब निर्बंधन लगाया जा सकता है, तो क्या हुआ, ये जो पहले अधिनियम था जिसमें ये लिखा गया था कि सरकार उस नियंत्रण में रहेगा कोई भी व्यवसाय, तो क्या हो गया कि वो अधिनियम फिर से पुनर्जीवित हो गया, वो फिर से लागू हो गया। तो 1951 से जो अधिनियम अवैध हो गई थी, अब वो वैध हो गई, और इस पर से ग्रहण हट गया, मतलब कुछ समय के लिए उस पर ग्रहण लग गया था, जैसे ही वो चीजें समाप्त हुई वो फिर से पुनर्जीवित हो गई, फिर से वो वैध हो गई। अब देखिए एक सवाल आता है कि क्या जो ये आच्छादन का सिद्धांत है ये केवल प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पर लागू होता है या पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पर भी, मतलब जो संविधान के पहले बनाई गई थी विधियां उस पर ही लागू होता है, या फिर जो बाद में बन रही है उन पर भी लागू होता है। तो इस पर हम केस देखते हैं। इसमें 3 केसेस आए, ठीक है। सगीर अहमद वर्सेस उत्तर प्रदेश 1954 का केस, दूसरा था दीपचंद वर्सेस उत्तर प्रदेश 1955 का केस, तीसरा था महेंद्र लाल जैन वर्सेस उत्तर प्रदेश 1959 का केस। इन तीनों में ही ये बोला गया कि जो डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स का सिद्धांत है केवल प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, मतलब जो पूर्व संवैधानिक विधियां हैं सिर्फ उन पर ही ये लागू होता है, पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पर ये लागू नहीं होंगी। मतलब संविधान के प्रारंभ होने के बाद जो विधियां बनाई गई हैं उन पर ये ग्रहण का सिद्धांत लागू नहीं होता। जीका जी वर्सेज मध्य प्रदेश राज्य 1955 जो मैंने आपको बताया वो आया, ठीक है। उसमें बोला गया कि सामान्यतः आच्छादन का सिद्धांत पूर्व संवैधानिक विधियों पर ही लागू होता है, संविधानेतर विधियों पर लागू नहीं होता, इसमें ये बोला गया। फिर स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस अंबिका मिल्स 1974 का एक केस आया। इसमें क्या बोला गया कि आच्छादन का सिद्धांत जो है वो पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पर आंशिक रूप से लागू होता है। इसमें बोल दिया गया कि इसमें तो बोला गया कि लागू नहीं होता, फिर इसमें बोला गया कि आंशिक रूप से लागू होता है। फिर एक और केस है दुलारे लोधे वर्सेस तृतीय एडीजे कानपुर 1984 का केस। इसमें क्या बोला गया कि आच्छादन का सिद्धांत संविधानेतर विधियों पर भी लागू होता है, मतलब ये पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ दोनों पर ही ये विधि लागू होती है, ठीक है। अब हम देखते हैं पृथक्करणीयता का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी। चलिए मैं आपको इसे एक एग्जांपल समझाती हूँ। जैसे मान लीजिए किसी के कोई फिंगर है, ठीक है, उसमें ऐसा कोई इन्फेक्शन लग गया या कोई ऐसा उसमें इंजरी हो गई कि अब वो जो उंगली है वो काम करना बंद हो गई, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, अगर हो सकता है कि जो अगर उंगली वो रहे तो उसकी जो इन्फेक्शन है वो और पूरी बॉडी में फैल जाए, ठीक है। तो आप क्या करेंगे कि वहाँ पे वो उंगली जो है कि उसको निकलवा देंगे, ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि आप कहेंगे ना कि इसका हाथ ही काट दो, ऐसा तो है नहीं कि उसका पूरा हाथ ही काट देंगे। जितना पार्ट सिर्फ उसको नुकसान पहुंचा रहा है उतना ही पार्ट उसका निकाल के अलग कर देंगे, ठीक है, पूरे पार्ट को हम नहीं निकालेंगे। वैसे ही बात पृथक्करणीयता के सिद्धांत में भी बोली गई है कि अगर संविधान के पहले कोई विधि बनी है और अगर वो संविधान के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर रही है तो पूरा अवैध घोषित करने की जरूरत नहीं है, जितना पार्ट उसका अमान्य कर रहा है उतना उसको अवैध घोषित कर दो। बस यही बात पृथक्करणीयता का सिद्धांत है, इसमें बहुत ज्यादा कोई कहानी नहीं है, तो इसको आप सिंपली समझिए, ठीक है। तो इसमें क्या बोला गया, जब किसी अधिनियम का कोई प्रावधान संविधान के भाग 3 का उल्लंघन करता है, तो क्या होगा, तब यह प्रश्न आता है कि क्या उल्लंघन करने वाले अधिनियम को ही असंवैधानिक घोषित कर दिया जाए या उसके भाग को जो संविधान का उल्लंघन कर रहा है, यही प्रश्न है यहाँ पर। की साइज में कासिम रिजवी वर्सेस स्टेट ऑफ हैदराबाद 1953 का। इसमें क्या बोला गया, डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी के अनुसार यदि किसी अधिनियम का वह भाग जो संविधान के भाग 3 का उल्लंघन करता है उसे हटा देने से अधिनियम का उद्देश्य समाप्त नहीं होता, ठीक है। जैसे कि आप कोई उसका पार्ट जो अवैध जो उल्लंघन कर रहा है अगर उसको आप हटा देते हैं, ठीक है, और उसका उद्देश्य भी समाप्त नहीं हो रहा है उस अधिनियम का, तो क्या आप क्या करेंगे कि उतने ही भाग को शून्य किया जाएगा, पूरे अधिनियम को नहीं।
क्योंकि अनुच्छेद 13 में एक शब्द दिया गया है असंगतता की मात्रा तक। जब मैंने आपको पढ़ाया था उसमें क्लॉज 1 क्लॉज 2 उसमें यही बात था कि असंगतता की मात्रा तक शून्य होगी, मतलब पूरे भाग को शून्य करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ असंगतता तक की मात्रा तक ही वो शून्य किया जाएगा। ठीक है। फिर एक केस है ए के गोपालन वर्सेस मद्रास राज्य 1950 का केस था। इसमें तथ्य क्या था कि निवारक निरोध अधिनियम 1955 ये लागू किया गया था और इसका जो धारा 14 था ये पुलिस को ये अधिकार दे रही थी कि वह किसी को भी संदेह के आधार पर, सिर्फ संदेह, कोई पुष्टि भी नहीं है कि उसने अपराध किया है कि नहीं किया है, अगर पुलिस को ऐसा संदेह भी है तो वो उसके आधार पर किसी को गिरफ्तार कर सकती थी। तो उसे और उसमें क्या प्रोविजन था कि उसे न्यायालय में चुनौती भी नहीं दी जा सकती थी। ठीक है। तो निर्णय क्या है इसमें कि जो अधिनियम का धारा 14 है जो है वो असंवैधानिक घोषित किया गया तथा अन्य प्रावधान ज्यों के तो बने रह गए। ठीक है। तो इसमें सिर्फ जो अनुच्छेद जो धारा 14 था वही ऐसी बात कह रहा था जो कि संविधान के मौलिक अधिकार का उल्लंघन कर रहा था। ठीक है। तो इसीलिए उसको वो भाग जो असंवैधानिक घोषित कर दिया गया और बाकी जो प्रावधान थे वो वैसे ही बने रहे। फिर देखिए आप मुंबई राज्य वर्सेस बालसरा 1951 का केस है इसमें। ठीक है। इसमें क्या बोला गया, इसमें तथ्य क्या था कि मद्य निषेध अधिनियम 1949 पारित हुआ था। इसमें क्या हुआ था कि जो शराब जो है और उनसे संबंधित पदार्थ उनके उत्पादन, बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध लगाता था। अब बालसरा जो कि एक शराब का व्यवसाय करते थे, उन्होंने कहा कि ये जो कानून है वो संविधान के तहत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 19(1)(g जो कि व्यवसाय जो है, मतलब यही है ना कि नागरिक को अपनी पसंद का व्यवसाय करने का अधिकार देता है, और अनुच्छेद 301 जो बात करता है कि भारत में व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता, इसके तहत उन्होंने कानून को चुनौती दी कि ये संविधान के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है क्योंकि वो व्यापार पर प्रतिबंध लगा रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या आया? सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने माना कि राज्य को शराब पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार है, क्योंकि जैसे था ना कि आप लोक हित में प्रतिबंध लगा सकते हैं। 19 का क्लॉज जो 6 है वो जो है 19(1) का जो क्लॉज जी है उस पर प्रतिबंध लगाता है कि अगर लोक हित में हम कोई भी प्रतिबंध लगाएंगे व्यवसाय पर तो वो वैलिड है। ठीक है, वो अवैध नहीं है। तो यही बोला गया कि राज्य को शराब पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार है क्योंकि यह लोक स्वास्थ्य और नैतिकता से संबंधित विषय है। हालांकि अदालत ने यह माना कि कुछ प्रावधानों में छूट दी जा सकती है, जैसे कि चिकित्सा उपयोग के लिए शराब। ठीक है, अदालत ने यह निर्णय दिया कि पूर्ण प्रतिबंध उचित हो सकता है, लेकिन इस परिप्रेक्ष्य में कुछ शिथिलता होनी चाहिए। तो यही बात की गई। यहाँ पे भी पूरे अधिनियम को शून्य नहीं घोषित किया गया। ठीक है, शराब पे जो प्रतिबंध लगाया गया वो तो सही था, यहाँ पे उस अधिनियम को वहाँ पे उसको माना गया। ठीक है। उसके बाद जो चिकित्सा उपयोग के लिए शराब थी इस पर जो प्रतिबंध लगाया जा रहा था, जो उस अधिनियम में प्रोविजन था उसको हटा दिया गया। बाकी जो शराब पर प्रतिबंध लगा रहा था वो अधिनियम वहाँ पर ठीक था। क्या यहाँ पे न्यायालय ने कुछ प्रावधानों को ही असंवैधानिक घोषित किया, संपूर्ण को नहीं। उसके बाद एक और केस है आरएमडीसी वर्सेस भारत संघ 1957। आरएमडीसी से है चामर बागवाला। ठीक है, इसमें क्या था कि एक व्यवसायी थे और लॉटरी और इनामी योजनाओं यानी प्राइज कॉम्पिटिशन जो था उनका संचालन करते थे। अब क्या हुआ कि भारत सरकार ने एक अधिनियम पारित किया, प्राइज कॉम्पिटिशन एक्ट 1955, जो इनामी योजनाओं और लॉटरी पर प्रतिबंध लगाता था। इसने बोला कि जो इनामी योजनाएं हैं, जो लॉटरी है, ये अवैध है, तो इस पर इन्होंने प्रतिबंध लगा दिया। अब जो चामर बागवाला थे इन्होंने क्या बोला, इस अधिनियम को चुनौती दी और यह तर्क दिया कि अनुच्छेद 19(1)(g व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का ये उल्लंघन कर रहा है। अब यहाँ पर कानूनी मुद्दा क्या निकल कर आया कि क्या लॉटरी और इनामी योजनाएं व्यापार और व्यवसाय की श्रेणी में आती हैं? अगर व्यवसाय या व्यापार की श्रेणी में आती हैं तब तो वो उल्लंघन अगर उसका कोई कर रहा है तब तो वो अमान्य हो जाएगा वो अधिनियम। दूसरी क्या बात की गई, क्या प्राइज कॉम्पिटिशन एक्ट जो है वो संवैधानिक रूप से वैध था? ये दो बात निकलकर सुप्रीम कोर्ट के सामने आई। कोर्ट का निर्णय क्या रहा? आरएमडीसी बनाम भारत संघ 1957 के मामले में कोर्ट ने प्रतियोगिता और जुए के गेम के बीच अंतर किया। इन्होंने बोला कि जो प्रतियोगिता है वो कौशल पर आधारित होता है, जो जुआ है वो कौशल पर आधारित नहीं है बल्कि वो हमारे भाग्य पर आधारित है। तो इन्होंने उसके बीच में अंतर किया। उन्होंने बोला कि अगर कोई प्रतियोगिता कौशल स्किल पर आधारित है तो उसे व्यवसाय और व्यापार और व्यवसाय माना जा सकता है और वह संविधान के तहत सुरक्षित होगी। अगर उस पर कोई प्रतिबंध लगाया जाता है तो ऐसी अधिनियम शून्य होगी। लेकिन यदि प्रतियोगिता सिर्फ भाग्य पर निर्भर करती है तो यह जुए की श्रेणी में आता है और राज्य इसे प्रतिबंधित कर सकता है। ठीक है, जैसे घुड़दौड़ हो गया, तो घुड़दौड़ कहीं से भी जुए पर आधारित नहीं है, ये कहीं से भी हमारे भाग्य पर निर्भर नहीं है, ये कौशल पर निर्भर करता है। ठीक है, तो इसको अवैध घोषित नहीं किया सकता। लेकिन जो जुआ है, जो सट्टा लगाया जाता है, जो हमारे भाग्य पर निर्भर है, ठीक है, तो इस तरह के जो काम होता है वो व्यवसाय या व्यापार की श्रेणी में नहीं आता है, तो उस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है।
तो इसमें क्या अवैध घोषित किया गया था? प्राइज कंपटीशन एक्ट। इसमें क्या बोला गया कि सुप्रीम कोर्ट ने प्राइज कंपटीशन एक्ट 1955 के उन प्रावधानों को असंवैधानिक ठहराया जो कौशल आधारित प्रतियोगिताओं पर प्रतिबंध लगाते थे। ठीक है, तो यहाँ पर भी संपूर्ण भाग को अलग नहीं अवैध नहीं किया गया, सिर्फ जो प्रावधान संविधान के अधिकार का उल्लंघन कर रहे थे उनको हटाया गया। तो जो कौशल पर आधारित प्रतियोगिताएं थे उन पर जो प्रतिबंध लगाया था उनको असंवैधानिक घोषित किया गया और उन प्रावधानों को वैध माना गया जो पूरी तरह से भाग्य पर निर्भर थे और इनामी योजनाओं पर रोक लगाते थे। इस फैसले ने यह सिद्धांत स्थापित किया कि कौशल आधारित प्रतियोगिताएं वैध व्यापार हो सकती हैं, लेकिन भाग्य आधारित प्रतियोगिताएं जुए की श्रेणी में आती हैं और उन पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। एक और केस है किहोतो होलोहन वर्सेस जाचिलू एंड अदर्स 1992 का केस है। ये मामले की पृष्ठभूमि क्या थी? ठीक है, यह मामला जो है दल बदल विरोधी कानून, आप जब देखेंगे संविधान की अनुसूची 10, ठीक है, वहां पे दल बदल विरोधी कानून के बारे में दी गई है। तो 1985 में 52वें संविधान संशोधन द्वारा यह आया था। ठीक है, यह हमारे दल बदल विरोधी कानून और भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची की वैधता से संबंधित था। 1985 में संविधान 52 संशोधन अधिनियम के तहत 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी और ये बोला गया था कि जो दल बदल करने वाले विधायकों की अयोग्यता तय करने का अधिकार स्पीकर यानी लोकसभा के अध्यक्ष को दिया गया। ठीक है, अब दल बदल क्या होता है? जैसे कोई भी विधायक हो गए, कोई भी नेता, जैसे कि कोई भी संसद के सदस्य हो गए, अगर वो अपना दल छोड़ करके किसी और में शामिल हो जाते हैं तो वहां पर वो अयोग्य हो जाएंगे। ठीक है, यही बात इसमें की गई थी। इसको आप डिटेल में पढ़ सकते हैं, मैं वीडियो बना दूंगी कभी। तो अभी बस इतना जानिए कि दल बदल में यही बात की गई थी और इसमें अयोग्यता तय करने का अधिकार किसको दिया गया? स्पीकर को दे दिया गया, पूर्ण रूप से जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं। और इसमें यह भी बोल दिया गया कि इसका न्यायिक समीक्षा भी नहीं किया जाएगा। एक तो पूरी एकदम एब्सोल्यूट पावर दे दी गई, उस पर से ये बोल दिया गया कि इसकी न्यायिक समीक्षा भी नहीं की जा सकती, तो इसका मिसयूज कहीं ना कहीं हो सकता था। तो इसीलिए कुछ विधायकों ने इसे चुनौती दी, यह तर्क देते हुए कि जो स्पीकर का निर्णय है वो न्यायिक समीक्षा के दायरे में नहीं आता और यह संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करता है। ठीक है, अब इसमें मुख्य कानूनी प्रश्न क्या आया कि क्या 10वीं अनुसूची जो एंटी डिफेक्शन लॉ है संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करती है, और दूसरा क्या स्पीकर का निर्णय अंतिम होगा या इसे न्यायिक समीक्षा के तहत लाया जा सकता है? दो प्रश्न इसमें निकलकर सामने आए। तो कोर्ट ने निर्णय क्या दिया? कोहोतो होलोहन वर्सेस जाचिलू 1992 मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 10वीं अनुसूची की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा और कहा कि संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन नहीं करती है। ये बोला कि जो 10वीं अनुसूची है वो अयोग्यता जो निर्धारित करती है संसद सदस्यों की, वो कहीं से भी मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं करती है, इसलिए वो वैध है। लेकिन उन्होंने एक हिस्से को अवैध घोषित कर दिया, लेकिन उसका जो अधिनियम था उसका एक हिस्सा उन्होंने अवैध किया। कौन सा हिस्सा? 10वीं अनुसूची का जो पैरा 7 था वो ये कहता था कि जो स्पीकर या अध्यक्ष हैं के निर्णय को अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। इस बात को उन्होंने असंवैधानिक करार दिया और कहा कि जो स्पीकर का फैसला होगा वो न्यायिक समीक्षा के अधीन रहेगा। ठीक है, अब इससे निष्कर्ष क्या निकला कि जो 10वीं अनुसूची है वो वैध बनी रहेगी, जो पैरा 7 है वो असंवैधानिक रहेगी। अब क्या हुआ कि जो स्पीकर का फैसला है, जो अध्यक्ष का फैसला है, वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में उसकी चुनौती दी जा सकती थी, उसकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती थी। ठीक है, अब ये देखिए आप, डॉक्ट्रिन ऑफ वेबर, अभित्याग का सिद्धांत। तो इसमें ये बात है कि क्या कोई भी व्यक्ति अपने मौलिक अधिकारों का त्याग कर सकता है? ठीक है, यही प्रश्न इसमें निकल करके सामने आया था, इसको देखते हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ वेबर का अर्थ क्या है कि यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से अपने किसी कानूनी या संवैधानिक अधिकार को प्रयोग नहीं करना चाहता तो वह उसे छोड़ सकता है। इसका मतलब यही होता है। यह सिद्धांत व्यक्तिगत अधिकारों यानी कि जो पर्सनल राइट्स हैं, मतलब जो सिविल लॉज होते हैं किसी के, उन पर तो ये लागू होता है, लेकिन किसी के मौलिक अधिकारों पर यह लागू नहीं होता है। ठीक है, केस से निकल कर आया था ये सब, ये देखिए आप। तो यही बात है, क्या कोई व्यक्ति अपने मौलिक अधिकारों का अभित्याग कर सकता है? तो पहला केस आया बहराम खुर्शीद पेशी काका बनाम बॉम्बे राज्य 1955, जिसमें यह बोला गया कि कोई भी व्यक्ति अपने मौलिक अधिकारों का अभित्याग नहीं कर सकता, क्योंकि मौलिक अधिकार व्यक्ति के व्यक्तिगत हित के लिए नहीं बल्कि लोकहित या राष्ट्र हित के लिए दिया गया है और यह व्यक्ति के अधिकार के साथ साथ राज्य का कर्तव्य भी है। ठीक है, दूसरा केस है बसेसर नाथ वर्सेस इनकम टैक्स कमिश्नर 1959। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि कोई भी व्यक्ति अपने फंडामेंटल राइट को माफ नहीं कर सकता, क्योंकि ये व्यक्तिगत नहीं बल्कि सार्वजनिक हित के लिए है। अब यहाँ पे चारों जो था, मैंने चारों डॉक्ट्रिन्स जो थे वो मैंने बता दिया बहुत अच्छे से। अब एक लास्ट प्रोविजन बचता है बस कि क्या संविधान का भूतलक्षी प्रभाव हो सकता है, क्या इसका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है। अब भूतलक्षी प्रभाव का अर्थ ये होता है कि जिस दिन से कोई संविधान लागू हुआ तो क्या
कोई भी प्रावधान उससे आगे की चीज़ों पर लागू होंगी या पीछे से लागू हो जाएंगी वो। जैसे मान लीजिए कि अभी नया फिलहाल जो बीएनएसएस या बीएसए लागू हुआ है, तो वो 1 जुलाई 2024 से लागू हुआ है। तो क्या वो आप उसमें देखेंगे ना कि क्या वो 1 जुलाई 2024 के बाद लागू होगा या उसके पहले के भी प्रावधानों पर लागू होगा। ठीक है, तो अगर पहले वो लागू हो रहा है, पहले से अगर वो लागू हो रहा है तो उसको बोलेंगे भूतलक्षी प्रभाव। तो इसमें केस है गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1967। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि मौलिक अधिकारों में संशोधन का भूतलक्षी प्रभाव नहीं हो सकता। ठीक है, अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन किया जा सकता है, लेकिन मौलिक अधिकारों को बदला नहीं जा सकता। इस फैसले से यह स्पष्ट हुआ कि संविधान को सामान्यतः भूतलक्षी प्रभाव नहीं दिया जा सकता। अगर उसको भूतलक्षी प्रभाव दिया जा सकता था तो क्या करते इसमें कि अनुच्छेद 368 के तहत उसमें कोई संशोधन कर देते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसमें बोला गया कि उसका कोई भूतलक्षी प्रभाव नहीं होगा। जो चीजें मौलिक अधिकारों में है उसको संविधान संशोधन के द्वारा भी उसको नहीं हटाया जा सकता। ठीक है, इसमें बोला केसवन माधव मेनन, ठीक है, वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे 1951 का केस था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारतीय संविधान लागू होने से पहले किए गए अपराधों पर मौलिक अधिकार का कोई प्रभाव नहीं होगा। पहले जो चीज कर दिए गए उस पर मौलिक अधिकार कैसे लागू होगा। ठीक है, अनुच्छेद 13(1) यह कहता है कि संविधान लागू होने के से पहले के कानून यदि वे मौलिक अधिकारों के खिलाफ हैं तो वे शून्य हो जाएंगे। ठीक है, उनके शून्य होने की बात करता है, लेकिन अगर पहले से किए गए अपराधों या मुकदमों पर लागू नहीं होगा वो। ठीक है, जो चीज मतलब बस ये बोला गया ना कि वहां पे कि अगर पहले से कोई अधिनियम बना है तो वो शून्य हो जाएगा। पहले से जो ऐसे तो कितनी चीजें पेंडिंग हो जाएंगी, सब आके बोलेंगे कि मेरे मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो गया। तो इसीलिए इसका बहुत अच्छे प्रभाव नहीं है। जिस दिन से वो लागू हुआ उसके बाद वो इफेक्ट में आया। ठीक है, तो आज हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। मुझे लगता है कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। जैसे भी रहे आप फीडबैक दे सकते हैं, कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि हाँ मेरी वीडियो में क्या कमी है, क्या मुझे और इम्प्रूव करना चाहिए। ठीक है, तो आप देख सकते हैं। चलिए ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।